एंटी नेशनल कौन है? जेएनयू से पीएचडी करके आदिवासी समाज को समझने वाला, या कॉर्पोरेट के विकास के लिए उन्हीं आदिवासियों की जमीन छीनने वाला? मजदूर और किसान की बात करके सरकार से दुश्मनी पालने वाला, या अपनी कंपनी के फायदे के लिए देश की इकोनॉमी का तेल निकालने वाला? आप किसे एंटी नेशनल बुलाते हैं, ये आपके नेशनल इंटरेस्ट की समझ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका आइडिया ऑफ इंडिया एक व्यक्ति, एक पार्टी या एक बिजनेस का परिवार है, फिर तो कोई भी एंटी नेशनल हो सकता है। कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के किसान नहीं आते, आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के मजदूर नहीं आते, हिंदुस्तान की महिलाएं नहीं आती, हिंदुस्तान के सारे मेहनतकश लोग नहीं आते, दलित आदिवासी नहीं आते, मुसलमान नहीं आते, तो फिर आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? अगर आपके देश की परिभाषा वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है, तो इस वीडियो के एंड में आप समझ जाएंगे कि एंटी नेशनल कौन है। अमेरिका ने हम पर रशिया से तेल खरीदने की वजह से टैरिफ लगाए। He has placed India in the highest category of tariff countries, while placing Pakistan at just 19% and offering joint efforts to look for oil in that country. There is little accessible oil there. मगर इस तेल की कमाई की मलाई किस कंपनी ने खाई? आज के एपिसोड में यही जानेंगे कि कौन है मोदी का असली परिवार। आज भी जियोपॉलिटिक्स और क्रोनी कैपिटलिज्म का खेल तेल के बिना अधूरा है, और इस खेल का बड़ा खिलाड़ी है द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। दिल्ली में हिंदू सेना ने ट्रंप का बर्थडे मनाया और उसकी लंबी उम्र के लिए हवन भी कराया। माननीय डोनाल्ड ट्रंप को भारी जीत दिलाने के लिए आज हमने पूजा पाठ की, भगवान से कामना किया डोनाल्ड ट्रंप भारी जीत पाए और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वो सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होते, वो पूरी दुनिया के राष्ट्रपति के रूप में स्थापित होते हैं। We love the Hindus. मोदी जी को अमेरिका का वीजा क्या मिलना शुरू हुआ, वो तो वहाँ पे ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए चले गए। अब की बार ट्रंप सरकार। बेगानी शादी में किसी अब्दुल्ला दीवाना की तरह, अभिषेक दीवाना की तरह मोदी जी अमेरिका पहुंच गए। नाम तो वो चेंज कर ही देंगे। 2018 में तेलंगाना के भूसा कृष्णा के सपनों में एक दिन ट्रंप प्रकट हुए। इससे उन्हें यकीन हो गया कि ट्रंप के पास दिव्य शक्ति है। इस यकीन की वजह से उसने अपने घर में ट्रंप मंदिर ही बना डाला। We love India. एक और नॉन बायोलॉजिकल हेड ऑफ स्टेट। मतलब मैं भगवान हूँ? 2019 में इंडिया पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप मैच में इंडिया जीत गई और भूसा कृष्णा का प्रेडिक्शन सही निकला, तो उसका यकीन और पक्का हो गया कि ट्रंप ने ही इंडिया को जिताया है। I want to thank me for believing in me. और जब इंडिया पाकिस्तान की असली लड़ाई हुई तो ट्रंप ने ट्वीट करके वॉर रुकवा दी। हमारी बेइज्जती करते हुए ट्रंप ने ये भी कह दिया कि किसी दिन हमें पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ सकता है। BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. और उसके बाद हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताते हुए हम पर 50% टैरिफ लगा दिया। ना ही प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती काम आई, ना ही हमारे विदेश मंत्री के लेजर आइज। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were US. ट्रंप का कहना यह है कि अगर हम रशिया से तेल खरीदेंगे तो हमें पेनल्टी देना पड़ेगा, और रशिया से तेल खरीदने का मतलब ये है कि हम यूक्रेन पे हुए हमले को सपोर्ट कर रहे हैं। पर आज हम ये पोजीशन में नहीं है कि हम डोनाल्ड ट्रंप से पूछ सके कि इजराइल को सपोर्ट करने का मतलब क्या है, नोबेल प्राइज। I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. Benjamin Netanyahu nominating Donald Trump for the Nobel Peace Prize. Wow. Thank you very much. वर्ल्ड लीडर्स जब गली के गुंडों जैसा बिहेव करेंगे तो डिप्लोमेसी तो जाएगी तेल लेने। तेल की इंपोर्ट और कीमत से देश की इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए हमें इसे समझने की जरूरत है। आज का हमारा एपिसोड इसी तेल के खेल पर है। पहली बात तो ये है कि इंडिया किससे तेल लेगा और किससे टमाटर, ये अमेरिका क्यों तय करेगा। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? आज कौन अमेरिका का दोस्त है और कल कौन अमेरिका का दुश्मन हो जाए, इससे हम हमारी ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी नहीं तय कर सकते, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी स्मृति ईरानी का टीवी सीरियल नहीं है। अब हम कहीं से भी तेल खरीदे और उसके बाद गडकरी के 100 रुपए का टोल भरे या मोटा भाई के लिए समोसे तले, उससे किसी को क्या मतलब? ये तो हमारा डिसीजन होना चाहिए ना। हम ये टैरिफ वॉर की शुरुआत से ही
कोई भी मॉरल स्ट्रेंथ या करेज नहीं दिखा पाए। किसी तरह से भी डील करने की जगह एक मॉरल स्टैंड लेना चाहिए था। हमारे आसपास के जो छोटे देश है, हम उनके साथ एक फ्रंट बना सकते थे, पर हमें कूल किड के अनुकूल चलने की चुल थी। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प तय करेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज के मूड में थे, समर्थन करने गए थे, समर्पण करके आ गए। समर्थन का मतलब क्या होता है? टोटल सपोर्ट। और समर्पण का? टोटल सरेंडर। हाँ तो ठीक तो बोले हैं। 3 गुना क्या, हम 4 गुना लगान देने के लिए भी बिज गए। हाँ, क्योंकि देखो शेर पाला है तो खर्चा तो होगा। ट्रम्प कह रहा है कि हमारी कंपनियां आपके देश में बिजनेस कर सकती है और आप उन पे टैक्स नहीं लगा सकते। उनके आंख दिखाने से ही हमने अपना गूगल टैक्स हटा दिया। उन्होंने 30 बार, करीबन 30 बार डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा है कि उन्होंने वॉर रुकवा दी, और एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में उनका नाम लेके ये नहीं कह पाए कि नहीं, उन्होंने वॉर नहीं रुकवाई, हमने अपने हिसाब से सीज फायर किया। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। और हर बार की तरह सारी गोदी मीडिया और सारी ट्विटर आर्मी लगा दी ये समझाने के लिए ये साइलेंस एज स्ट्रैटेजी भी देश के लिए मास्टर स्ट्रोक है। It is Narendra Modi's defiant diplomacy on display for Donald Trump. और टैरिफ्स आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरी है। ये मास्टर स्ट्रोक कम, स्ट्रोक या मास्टर ज्यादा लगता है। इस टैरिफ की खबर आते ही तमिलनाडु के तिरुपुर में टेक्सटाइल वर्कर्स की जिंदगी पलट गई। तिरुपुर इंडिया का गारमेंट कैपिटल माना जाता है और यहाँ से हमारा 30% गारमेंट एक्सपोर्ट होता है। निटेड गारमेंट्स पे इफेक्टिव टैरिफ रेट अभी 63.9% पर पहुंच गया है, और इससे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कपड़े अमेरिका में इतने महंगे हो जाएंगे कि डर है कि इन्हें कोई खरीदेगा भी या नहीं। टेक्सटाइल सेक्टर में 70% हिस्सा MSMEs यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का है। मतलब छोटे बिजनेस ओनर और मजदूरों को सबसे पहले नुकसान फेस करना पड़ेगा। सूरत, जो पूरी दुनिया में डायमंड पॉलिशिंग हब के नाम से जाना जाता है, अमेरिकन मार्केट पे वो काफी डिपेंडेंट है। लेकिन नए 50% टैरिफ के बाद $12 बिलियन का एक्सपोर्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है। देखो, शेर पाला है ये तो पुराना हो गया। अब ये बोलो कि हीरा खोजना है तो कोयले में मुंह काला करना पड़ेगा। हमारे MSME के केमिकल और ऑर्गेनिक केमिकल एक्सपोर्ट्स, उसका भी 40% मार्केट शेयर अमेरिका का है। लेदर और फुटवेयर के $1.2 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर अब 50% टैरिफ है। अब तमिलनाडु के अंबुर और यूपी के कानपुर में चमड़ा बनाने वालों के लिए सबसे बड़ा मार्केट खतरे में आ गया है। इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट में 40% हिस्सा अमेरिका का है, जिसकी वैल्यू 60,000 करोड़ रुपए है। सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने टैरिफ की खबर को डूम्सडे फॉर द इंडस्ट्री कहा है। 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ। केरला से वेस्ट बंगाल तक भारत के कोस्ट पर रहने वाले कम्युनिटीज फिशिंग और श्रिम्प फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों ने तो केरला और वेस्ट बंगाल सुनते ही कह दिया होगा कि ठीक ही हुआ। पार्टी को देश और नेता को पापा मानने वालों का क्या ही कहे। आज जो तुम लोग मोदी जी पे हंस रहे हो ना, एक दिन रोना पड़ेगा भाई। आप लोग मोदी जी को सपोर्ट क्यों नहीं करते? अब आप बोल रहे हैं ये तो इंडस्ट्रीज है, टैरिफ आते हैं, लगते हैं, जाते हैं, पहले भी लगे हैं हम पर टैरिफ, हम संभल जाएंगे। देखिए, ये इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे, पर हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका को अपनी सर्विसेज है। अब तो ट्रम्प हवा में गोलियां मार रहा है। जब वो एक्चुअली फिगर्स देखकर अगर सर्विसेज पे टैरिफ लगा दे तो हमारे IT सेक्टर और BPO सेक्टर, जो अभी भी जॉब लॉस में चल रहा है, वहाँ पे क्या कहर मचेगा उसकी हमें कोई खबर नहीं है। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा काट रहे हैं कुछ लोग, सजा काट रहा है पूरा देश। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन प्रेशर में आके मोदी जी ने इस पे बात की अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में। झूठा ही सही। खैर, PM ने इस पर क्या कहा देखते हैं। छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। If we read between the lines और if we see behind the teleprompter, तो पता चलेगा
कि ये चिंता देश के किसान, मछुआरे या पशुपालक के लिए नहीं है, जामनगर के कुछ भूखे पशुओं के लिए है जिनके पशुपालक खुद मोदी जी है। तेल सस्ता मिल तो रहा है लेकिन आम जनता को नहीं, बस इन कंपनियों को। और इस कॉम्प्लिकेटेड खेल का एक बड़ा खिलाड़ी है मोदी जी का असली परिवार अंबानी। जामनगर में सिर्फ छोटे हाथी का जू नहीं है, अंबानी की ऑयल रिफाइनरी भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। टू गेट द फुल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट प्रॉब्लम हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत में कुछ बड़ा हुआ। पहले जो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरते थे वो मिडिल ईस्ट से आता था, सऊदी, ईरान एटसेट्रा। अब ज्यादातर रशिया से आता है। लेकिन तेल कहीं से भी आए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना चाहिए। समझते हैं क्यों। यूक्रेन वॉर के चलते जब यूरोप और अमेरिका से रशिया के रिश्ते बिगड़े तब उन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल लेना कम कर दिया और पुतिन ने भी यूरोप को मकान मालिक की तरह धमका दिया कि सर्दी आते ही गैस बंद कर दूंगा। और कुछ महीनों बाद पुतिन ने बोला कि मत लो मेरा तेल, हम बहुत सस्ते में तेल इंडिया को बेचेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले हमारा रशिया से तेल इंपोर्ट करने का आंकड़ा सिर्फ 2% के आसपास था और आज वो 2% बढ़कर 40% क्रॉस कर चुका है। अब आपको इस चार्ट में दिखेगा कि ये ब्लू बार्स ऐसे बढ़ गए जैसे एंटी मुस्लिम हेट स्पीच हो। ये वॉर के बाद हुआ। 2024 में हमने पर डे रशिया से 1.8 मिलियन बैरल क्रूड खरीदा। ये मॉस्को के टोटल ऑयल एक्सपोर्ट्स का अराउंड 37% था। रशिया हमें तेल 25 से 50% तक के डिस्काउंट में बेच रहा है। ये ग्लोबल प्राइसेस से $5 से लेके $30 पर बैरल कम है। देश को चलाने वाले चारों गुजराती ये ऑफर कैसे जाने देते हैं, लेकिन कितने ही लोग इन सब चीजों के बारे में जानते हैं? क्योंकि गोदी मीडिया ये दिखाएगा नहीं और बाकी न्यूज़पेपर्स कोई पढ़ नहीं रहा। अगर एक आम इंसान को पेट्रोल 10 रुपए लीटर भी सस्ते में मिलता तो शायद वो 500 से 1000 रुपए महीने के बचा सकता था। ओवरऑल कीमत भी इससे काफी कम हो सकती थी। इसीलिए रिटायर्ड IAS ऑफिसर KBS सिद्धू पूछते हैं कि अगर सस्ता रशियन ऑयल इंडिया के इंटरेस्ट में है तो इंडियन कंज्यूमर को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? सस्ता तेल तो चाइना को भी मिल रहा है, लेकिन वो ये तेल अपने देश में यूज कर रहे हैं और आम लोगों को ग्लोबल रेट से सस्ते में तेल मिल रहा है। हम उसमें तो जा ही नहीं रहे कि जो भी चीज आप तक पहुंच रही है वो पेट्रोल और डीजल के माध्यम से ही पहुंच रही है। और अगर पेट्रोल और डीजल के भाव कम किए जाते हर परिवार तक वो बेनिफिट पहुंचता। अब ये एक परिवार पे ही अटका हुआ है। सस्ते माल पे महंगाई का मलाल ये किस दलाल ने डाला है? इनफैक्ट रिलायंस का 60% प्रॉफिट सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल से आता है। पेट्रोल हमें ऑन एन एवरेज $11 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा है और पिछले दिसंबर में रिलायंस ने एक रशियन कंपनी से 5 लाख बैरल प्रतिदिन लेने की डील कर दी। रिलायंस कंपनी अपने पेट्रोकेमिकल डिवीजन के प्रॉफिट्स की डिटेल्स बाहर पब्लिश नहीं करता। 2021-22 के साल में जो रिलायंस रिफाइनरीज $57 बिलियन का बिजनेस कर रही थी, वही रिलायंस रिफाइनरीज 2025 आते आते $72 बिलियन का बिजनेस कर रही है। उरल ऑयल एक्सपोर्ट्स का 45% हिस्सा सिर्फ 2 रिफाइनरीज में गया। एक है रिलायंस रिफाइनरीज और दूसरी एक रशियन कंपनी नेयारा, और ये दोनों जामनगर में है। 2022 में ये वॉर चालू होने से पहले रिलायंस के पास उरल से सिर्फ 8% क्रूड ऑयल आता था और नेयारा के पास सिर्फ 7% क्रूड ऑयल आता था। वॉर शुरू होते ही इन दोनों जामनगर के प्लांट्स ने दुनिया भर में ऑयल एक्सपोर्ट करके रशिया से चलकर सी रूट से आए हुए ऑयल का सबसे ज्यादा पार्ट इंपोर्ट किया। मतलब इस युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट रिफाइनरीज ने उठाया और इसी प्राइवेट रिफाइनरी के उठाए हुए फायदे के चलते अमेरिका आज हमें पीस रहा है। मतलब ट्रम्प जिस तेल की वजह से हम पर टैरिफ लगा रहा है उसका बड़ा हिस्सा रिलायंस को जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रम्प और अंबानी का भी अफेयर बहुत पुराना है। इनफैक्ट इलेक्शन जीतने की खुशी में ट्रम्प ने एक प्राइवेट पार्टी में अंबानी को इनवाइट किया और मोदी जी बस ट्विटर पर बधाई देते रह गए। ट्रम्प ने 10 मई को ट्वीट करके इंडिया पाकिस्तान सीज फायर अनाउंस किया और 14 में मुकेश अंबानी ट्रम्प से मिलने कतर चले गए। रिलायंस जो इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रशियन क्रूड इंपोर्ट करता है, उसने करीबन $12 पर बैरल का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया और नयारा एनर्जीज ने $15 पर बैरल के मार्जिन्स रिकॉर्ड किए। जब ये मार्जिन्स डेली मिलियंस ऑफ बैरल्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं
तब ये टेंस ऑफ 1000 करोड़ के विंडफॉल प्रॉफिट्स में तब्दील होते हैं। चाय वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के। So much हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा था कि सरकार को विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाना पड़ा, मतलब भारी मुनाफे पे टैक्स। इस टैक्स को हर 15 दिन सरकार रिव्यू कर रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना था कि मुनाफा इतना ज्यादा था कि रिलायंस विंडफॉल टैक्स के बावजूद अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रख पा रहा था। मतलब सरकार भी खुश और उसके सरदार भी खुश। गम में बस मैं और आप। लास्ट ईयर दिसंबर में ये विंडफॉल टैक्स बंद भी कर दिया गया और इस साल बाकायदा ये लॉ बनाया गया कि सरकार कभी फ्यूचर में ऐसा विंडफॉल टैक्स ना लगा पाए। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि ये किसके लिए और किसके कहने पर किया गया। सही जवाब देकर अगर आपने 7 करोड़ जीत भी लिया ना तो उस पर टैक्स तो भरना पड़ेगा। आप कोई अंबानी तो हो नहीं। अब आते हैं सरकारी कंपनियों पर। अब इस पीरियड के दौरान सरकारी डेटा हमें ये दिखाता है कि हमारी जो 2 स्टेट ओन रिफाइनरीज है उनके डिविडेंड 2024-25 के फिस्कल ईयर में करीबन $1 बिलियन तक पहुंचे, जो 2022-23 से 255% ज्यादा है। लेकिन एक बात अच्छी है कि ये पैसा सरकारी खजाने में जा रहा है, जो शायद हमारे विकास में भी काम आए। लेकिन आम आदमी के लिए कोई फायदा फिर भी नहीं दिख रहा, चाहे लाल किले से मोदी जी कितनी भी लाल आंख दिखाने का नाटक करे। अमेरिका के प्रेशर के चलते ऑलरेडी हमने अपनी सरकारी कंपनियों को रशिया से ऑयल लेने से मना कर दिया है और साथ ही तेल के इंपोर्ट के ऊपर हमारी निर्भरता घटने के नाम पर हम पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं। टेक्नोलॉजी। लेकिन एक आम आदमी के पास पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा, पर नुकसान जरूर पहुंच रहा है। अजीब सिचुएशन है। सरकार इस देश में नफरत की तरह तेल में एथेनॉल मिला रही है। कस्टमर्स और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं एथेनॉल से गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है और हमारे मंत्री लोगों को डांट रहे हैं कि आप इंजन दिखाओ जहाँ पे डैमेज हुआ है। और गाड़ी की कंपनियां बोल रही है कि डैमेज हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनियां बोल रही है कि डैमेज होने पर इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। ये एथेनॉल आता कहाँ से है? एक आम किसान जो गन्ने की खेती करता है उसके रेसिड्यू से एथेनॉल निकलता है, जो एक तरह का अल्कोहल है जो शुगरकेन, व्हीट, कॉर्न जैसे क्रॉप से बनाया जाता है और इसे पेट्रोल के साथ मिक्स करके फ्यूल के रूप में यूज किया जा रहा है। हम आज पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रहे हैं और ये चीज याद रखिए कि एथेनॉल फूड क्रॉप से बनता है और हम एक ऐसा देश है जहाँ पे सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रही है। Real India, poor people, hungry people. काफी एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है कि इस तरह से फ्यूल के लिए फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। देखो ये सत्ता का खेल, खा गया राशन, पी गए तेल। आप सोचिए कि ये 20% एथेनॉल मिलाने का भी फायदा आपके पास नहीं है, रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने का भी फायदा आपके पास नहीं है, सरकारी कंपनियों के ज्यादा प्रॉफिट का फायदा भी आपके पास नहीं है। आपके पास है क्या? मोनोपोलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। जब तेल बिकेगा तो उसका फायदा एक कंपनी को होगा, उस पे टैक्स कटेगा तो उसका फायदा सरकार को होगा, पर जब टैरिफ लगेंगे तो उसका नुकसान पूरे देश को होगा। और अगर ये फूड क्रॉप्स हम फ्यूल के लिए यूज करेंगे तो इनकी प्राइसेस की स्टेबिलिटी घट सकती है। अगर ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड करने के चक्कर में ये क्रॉप फ्यूल के लिए यूज होंगे, गरीब लोगों के लिए खाना अफोर्ड करना मुश्किल हो सकता है। शुगरकेन जैसे क्रॉप्स जो बहुत पानी लेते हैं, उसको फ्यूल के लिए यूज करने से वाटर स्कैर्सिटी जो एरिया में है उसमें बहुत दिक्कत आ सकती है। जब देश हित में आपने गैस सब्सिडी भी छोड़ दी थी तो अंबानी हित में रशिया से सस्ते तेल आने का फायदा भी छोड़ ही सकते हो। फ्यूल टैक्सेस सरकार की सबसे बड़ी कैश काउ बन गई है और आम हिंदुस्तानियों के लिए सबसे बड़ा खतरा। 2014-15 के हिसाब से सरकार पेट्रोल पर 2 गुना और डीजल पर लगभग 5 गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी ले रही है। सिर्फ सेंट्रल एक्साइज से सरकार को पिछले साल 2.73 लाख करोड़ रुपए मिले थे। ये पैसा जा कहाँ रहा है? गिरते हुए पुल में या खंडर दिखने वाले हमारे देश के सरकारी अस्पताल या स्कूलों में? आप ये शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, पुल टूट गया। पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया है। शब्द को करेक्शन कीजिए। टैक्स लेना तो दूर, हम कॉर्पोरेट्स के लाखों करोड़ों के लोन राइट ऑफ करते रहते हैं। ज्यादातर लोग थे जिनके छोटे छोटे लोन भी माफ नहीं किए गए। अब ये टैरिफ का बोझ भी इन्हीं के सर आएगा। जबकि जामनगर में पशुओं की भूख मिटाने के लिए आपदा में अफसर खोजा जाएगा। क्रूड ऑयल ये सस्ते में खरीद रहे हैं, ठीक है, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है,
अब तक तो इंडिया पे कोई सैंक्शन था नहीं, उसके बाद यही तेल जाता है उन कंट्रीज के पास जिस पे रशिया से डायरेक्टली खरीदने का सैंक्शन है। Are you really Russian? What? You look a little देसी। हाँ, दिल्ली से हूँ भैंचो। तो वहाँ ये तेल भारी मात्रा में बढ़िया प्रॉफिट के साथ बेचा जा रहा है, और इस सब के चलते जो सैंक्शन लग रहा है वो हमारी हर इंडस्ट्री पे लग रहा है। What the fuck is going on here? बस ये देश में एक ही फकीर आदमी है जिसको अपना झोला लेकर जामनगर वालों की झोली भरनी होती। हमें रिलायंस जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स पर विंडफॉल टैक्स लगाना चाहिए और उन पैसों से सरकारी अस्पताल और स्कूल सुधारने चाहिए। तभी मिड डे मील में पानी की जगह दाल मिलेगी और हजारों किसान इस देश के विकास की बलि नहीं चढ़ेंगे। जहाँ हमने शुरुआत की थी, हम वही वापस आते हैं कि एक एंटी नेशनल कौन होता है। और आप अब भी नहीं समझे तो मैं सीधे सीधे कह देता हूँ, एंटी नेशनल वो लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए देश का नुकसान करें, अपनी प्राइवेट संपत्ति बढ़ाने के चक्कर में लोगों के ऊपर टैरिफ की भार डाले। अगर आप अब भी नहीं समझ रहे कि एंटी नेशनल कौन होता है तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जनहित में जारी है।